नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य इंडिका न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक के सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र सरकार और भारतीय चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया, उनसे जवाब मांगा। दरअसल जयराम रमेश चुनाव के नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर चिंता जताई। इसके बाद अब सीजेआई संजीव खन्ना और संजय कुमार की बेंच ने केंद्र सरकार और राजीव कुमार यानी चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया और अब अगली सुनवाई 17 मार्च को तय की गई है। जयराम रमेश की ओर से पेश वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने संशोधन पर हमला करते हुए कहा, यह कदम महत्वपूर्ण मटेरियल तक लोगों की पहुंच को कम करने के लिए चालाकी से उठाया गया है। बता दें कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने संशोधनों पर आशंका व्यक्त की थी। इनके बारे में उनका दावा है, ये नियम चुनावों की अखंडता को कमजोर करते हैं। इससे चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता खत्म हो जाती है। गुप्त तरीके से काम हो सकता है, छिपाकर। बता दें, संशोधन उन दस्तावेजों को सीमित करता है जो सार्वजनिक निरीक्षण यानी पब्लिक इंस्पेक्शन के लिए खुले हैं। विशेष रूप से ये संभावित दुरुपयोग पर चिंताओं का हवाला देते हुए सीसीटीवी फुटेज, वेबकास्टिंग वीडियो और उम्मीदवारों की रिकॉर्डिंग जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामान तक एक्सेस को बैन करता है। इसको विपक्ष ने चुनावों की अखंडता पर आघात बताया। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक बॉडी है जिस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है। उसे एक तरफा और बिना सबकी सलाह के इस तरह के महत्वपूर्ण कानून में बेशर्मी से संशोधन करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा, ये संशोधन जरूरी जानकारी तक जनता की पहुंच को खत्म कर देता है, जो चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाता है। अब हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पर गैंगरेप के मामले में कांग्रेस ने बीजेपी को बुरा घेरा है। कांग्रेस ने खबर बताई है कि हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली पर सामूहिक बलात्कार के आरोप लगे हैं। हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सरकारी पक्की नौकरी दिलवाने का झांसा देकर एक लड़की का गैंगरेप किया, उसके वीडियो बनाए और तस्वीरें खींची। लेकिन ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस नेता अलका लांबा ने उनके बीजेपी नेताओं के नाम बताए जिनके महिलाओं के यौन शोषण में नाम आ चुके हैं। उन्होंने बताया, इससे पहले भी बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण चरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। बीजेपी के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर भी बलात्कार का आरोप लगा था। कर्नाटक में मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना को बीजेपी टिकट देती है और प्रधानमंत्री उसके प्रचार प्रसार में जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी विधायक हंसराज पर उनके ही बूथ अध्यक्ष की बेटी ने अश्लील फोटो लेने और यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए थे। उत्तर प्रदेश के विधायक राम दुलारे भी यौन उत्पीड़न के मामले में संलिप्त हैं। स्वामी चिन्मयानंद का मामला भी यौन उत्पीड़न से जुड़ा हुआ है। बीएचयू में एक बेटी का बलात्कार होता है जिसमें बीजेपी आईटी सेल के नेता शामिल रहते हैं। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, प्रधानमंत्री मोदी जी और अमित शाह जी, कानून आपके हाथ में है। आप दबाव बनाते हैं, इसलिए अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होती है और बेटियों को न्याय नहीं मिलता है। बीजेपी को हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली को उनके पद से हटा देना चाहिए। कांग्रेस नेता अलका लांबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बीजेपी के नेता यौन उत्पीड़न करने की हिम्मत इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इन नेताओं के साथ उनकी पार्टी खड़ी है। बीजेपी के प्रवक्ता ने शालिनी का आरोप है कि बीजेपी में शक्ल सूरत देखकर पद दिए जाते हैं। अगर पार्टी की महिलाएं बीजेपी नेताओं के कहने पर समझौते नहीं करती हैं तो उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। बीजेपी की एक अन्य प्रवक्ता निखत अब्बास ने भी ऐसा ही आरोप लगाया है कि बीजेपी में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री का बेटी बचाओ का नारा ढोंग है। सच ये है कि बीजेपी के नेताओं से ही बेटियों को बचाना पड़ रहा है। कांग्रेस की सरकार किसी भी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बुधवार को संविधान पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बयान को लेकर उन पर निशाना साधा और उन पर देशद्रोह का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने हमला कांग्रेस के एक कार्यक्रम में भाषण देते समय किया। दिल्ली में कांग्रेस के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा, मुझे लगता है कि ये काफी प्रतीकात्मक है कि कल आरएसएस प्रमुख ने कहा कि भारत को 1947 में कभी आजादी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि सच्ची आजादी तब मिली जब राम मंदिर बनाया गया। राहुल ने कहा कि मोहन भागवत की ये दुस्साहसिक टिप्पणी की भारत को 1947 में सच्ची आजादी नहीं मिली, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, प्रत्येक भारतीय नागरिक का अपमान और हमारे संविधान पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा कि मोहन भागवत ने देश को यह बताने की जरूरत की है कि वो स्वतंत्रता आंदोलन और संविधान के बारे में क्या सोचते हैं। वास्तव में उन्होंने जो कहा वो देशद्रोह है, क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा संविधान अमान्य है। कोई और देश होता तो अब तक उन पर मुकदमा चल रहा होता।
ये कहना कि भारत को 1947 में आजादी नहीं मिली हर भारतीय का अपमान है और हमें इसे सुनना बंद करना होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि मोहन भागवत अक्सर बेतुके बयान देते रहते हैं, लेकिन इस बार अपने सबसे निचले मानकों से भी नीचे जाकर उन्होंने जो कहा है वो न सिर्फ चौंकाने वाला है बल्कि स्पष्ट रूप से राष्ट्र विरोधी है। उनका ये बयान न सिर्फ महात्मा गांधी और उस समय की पूरी असाधारण पीढ़ी का घोर अपमान है जिन्होंने हमें आजादी दिलाई, बल्कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुए संविधान पर भी एक और हमला है। भागवत को अपनी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए तुरंत माफी मांगनी चाहिए जो उस विचारधारा की मानसिकता को दिखाती हैं, जिसने न तो आजादी आंदोलन में भाग लिया और न ही राष्ट्रपिता और डॉक्टर अंबेडकर को उनके जीवन काल में सम्मान दिया। दिल्ली में चुनाव में सियासी संग्राम जारी है। इस बीच अब केजरीवाल की टेंशन बढ़ने वाली है। गृह मंत्रालय ने शराब घोटाले से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत मुकदमा चलाने की इजाजत ईडी को दे दी है। मंत्रालय का ये फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा इस मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दिए जाने के बाद आया है। जांच एजेंसी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप तय करने में मदद मिलेगी। केजरीवाल के खिलाफ आरोप तय होने के बाद मुकदमा शुरू हो सकता है। इससे उनके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वापसी करना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। बता दें, अरविंद केजरीवाल ने 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के सामने दलील दी थी कि सीबीआई को मिली मंजूरी ईडी के लिए उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी नहीं है और एजेंसी को पीएमएलए के तहत उन पर मुकदमा चलाने के लिए अलग से मंजूरी की जरूरत है। इसके बाद ही ईडी ने गृह मंत्रालय से इजाजत मांगी थी और अब मिल गई। शराब नीति में कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गृह मंत्रालय से केजरीवाल के खिलाफ मुकदमा चलाने की ईडी को मंजूरी मिली। अब इस पर अरविंद केजरीवाल बोले हैं। केजरीवाल ने न्यूज एजेंसी एनआई से कहा वो उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, हम इस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। बता दें, इस मामले में बीते साल अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। ईडी को केस चलाने की मंजूरी मिलने के बाद आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा। आम आदमी पार्टी प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि देश के इतिहास में पहला ऐसा केस होगा कि दोनों यानी सिसोदिया और केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से बेल मिली, सुप्रीम कोर्ट से भी जमानत मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ईडी का बंद पिंजरे में तोते की तरह इस्तेमाल किया गया। 2 साल बाद मंजूरी दे रहे हैं। ये तब किया जा रहा है जब चुनाव सिर पर है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो, लेकिन जनता सब समझ चुकी है ये लोग नवंबर 2022 से क्या कर रहे थे। बीजेपी वालों को दिल्ली में हार दिख रही है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब चुनाव आयोग की फिर एंट्री कराने की कोशिश है, लेकिन चुनाव आयोग ठंड में शायद रजाई में दुबक कर बैठा हुआ होगा। दरअसल नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा का फिर लोगों को कुछ न कुछ बांटने का वीडियो है। आचार संहिता लगी हुई है। अब आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है जिसमें प्रवेश वर्मा महिलाओं को जूते बांट रहे हैं और उनके नेता बाद में नारेबाजी कर रहे हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने कहा है कि क्या चुनाव आयोग को लोकतंत्र की हत्या होती हुई नहीं दिख रही है। आपने कहा कि एक तरफ नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा खुलेआम सड़कों पर जूते बांट रहे, उसको फोटो और वीडियो बनवा रहे, वहीं दूसरी तरफ जिला निर्वाचन अधिकारी डीएम कह रहे हैं कि ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। खुलेआम आचार संहिता के उल्लंघन के इस वीडियो के बाद भी अगर चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता तो फिर चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाता है। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एआई जनरेटेड फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के लिए आम आदमी पार्टी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। द हिंदू ने इसको पुलिस सूत्रों के जरिए बताया है। पुलिस ने एफआईआर का विवरण दिए बिना बताया कि मामला नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें आम आदमी पार्टी के ऑफिशियल एक्स हैंडल पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को लेकर शिकायत मिली। वीडियो आप द्वारा 10 जनवरी और 13 जनवरी को पोस्ट किए गए थे। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने चंद्रभानु पासवान को टिकट दिया है। चंद्रभानु का मुकाबला सपा प्रत्याशी अजीत प्रसाद से होगा, यानी अयोध्या में दोनों प्रत्याशी पासी समुदाय से हैं। भाजपा सांसदीय में अयोध्या यानी फैजाबाद हारने के बाद मिल्कीपुर में बदला लेने की कोशिश करेगी। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद जो सपा से उम्मीदवार हैं वो पासी हैं और बीजेपी के पासवान भी पासी समुदाय से हैं, जो अब नतीजे देखने वाले रहेंगे। मौजूदा कास्ट डायनेमिक्स से पता चलता है कि दोनों पार्टियों को दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों की तुलना में अपर कास्ट के वोटर्स पर ज्यादा भरोसा करना होगा। बता दें, राज्य में पासी जाटवों के बाद दूसरा सबसे बड़ा दलित समूह है और जाटव समुदाय को पहले बड़े पैमाने पर बसपा के समर्थक के रूप में देखा जाता था, लेकिन मायावती कमजोर होती गई और आधार सिकुड़ता गया।
और बीजेपी के प्रचार ने इनको अपनी ओर भी खींच लिया। यही नहीं, फैजाबाद की हार के बाद से भाजपा ने पब्लिकली लाखन पासी जैसे अपने प्रतीक चिन्हों का आह्वान करके पासियों तक पहुंचने और उन्हें संकेत देने का प्रयास किया। बता दें, भाजपा उपचुनाव को कितना महत्व दे रही है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पार्टी के प्रचार अभियान की कमान संभाली है। सीएम ने हाल के महीनों में अयोध्या के कई दौरे किए हैं। 11 जनवरी को उन्होंने मंदिर के अभिषेक की पहली वर्षगांठ से पहले अयोध्या मंदिर में भगवान राम का अभिषेक किया। लगभग एक सप्ताह पहले अयोध्या की एक और यात्रा के दौरान उन्होंने अभियान का एजेंडा तय करते हुए मिल्कीपुर के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। समझा जाता है कि उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि अगर भाजपा नवंबर में होने वाले उपचुनाव में कुंदर की जीत सकती है तो वो मिल्कीपुर भी जीत सकती है। अब ये देखना है कि क्या होता है, मुकाबला टक्कर का होगा। एक और जहां बीजेपी ने पासी समुदाय से अपना उम्मीदवार बनाकर एक कार्ड खेला है, अब मुकाबला सपा के पासी और बीजेपी के पासी के बीच होने वाला है। हालांकि समाजवादी पार्टी सीधे योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की विचारधारा पर हमला बोलकर ये दिखाने की कोशिश में है कि ये दलित विरोधी लोग हैं। अब सपा ने एक ट्वीट किया है जिसमें कांग्रेस नेता जयराम रमेश योगी आदित्यनाथ के एक लेख के बारे में बात कर रहे हैं जो योगी ने लिखा था। लेख का शीर्षक था आरक्षण की आग में सुलगता देश। इसके अंदर योगी ने जो लिखा है वो बताया गया है। जयराम रमेश बताते हैं कि योगी ने लिखा है, निकम्मा बनाने वाला आरक्षण, विभाजनकारी राजनीति करने वाला आरक्षण, आरक्षण का ये भयावह दृश्य। वीडियो में कहा गया है कि आरएसएस बीजेपी की सोच है, ये बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान को हटाना चाहते हैं। बता दें, सपा इस नैरेटिव को जनता तक पहुंचाना चाहती है जिससे वोटों का विभाजन कम हो। हालांकि बीजेपी भी जोर शोर से प्रचार में लगी हुई है। सीबीआई और ईडी पर विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहता है कि वो ये एजेंसियां मोदी के कहने पर उनके नेताओं को निशाना बनाती हैं। चुनाव से पहले ईडी और सीबीआई एक्टिव भी हो जाते हैं और विपक्षी नेताओं को यहाँ रेड मारते हैं, जिससे पता चलता है कि चुनाव आ गया है। अब खबर इस बार थोड़ी डिफरेंट है। मोदी के ये दोनों हाथ आपस में भिड़ गए हैं। मामला रिश्वत का है। दरअसल हिमाचल प्रदेश में एक 181 करोड़ रुपए के चर्चित छात्रवृत्ति घोटाला हुआ। सीबीआई इसकी जांच करने लगी। इसके बाद मामला पैसे का था तो ईडी भी उतर आई। अब होता है खेल शुरू। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईडी के अधिकारी विशाल दीप गंभीरता से जांच करने लगे। अब ईडी अधिकारी विशाल दीप का कहना है कि इस दौरान एक सीबीआई डीएसपी और एक शिकायतकर्ता ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। दीप का आरोप है कि सीबीआई डीएसपी ने उन्हें धमकाया भी। कहा गया कि अगर रिश्वत नहीं ली तो उन्हें झूठे केस में फंसा दिया जाएगा और कहीं दूर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। आरोपों के हिसाब से पहले से जांच कर रहे सीबीआई के डीएसपी के आरोपियों से बात बन चुकी थी। ईडी को पैसे देकर रफा दफा करने की कोशिश थी। दीप का कहना है कि उन्होंने रिश्वत लेने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन्होंने पीएमएल एक्ट के सेक्शन 66 के तहत सीबीआई डीएसपी और शिकायतकर्ता के खिलाफ जांच शुरू कर दी। दीप का आरोप है कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है वो स्कॉलरशिप घोटाले के आरोपियों ने करवाई है। उन्होंने सीबीआई की शुरुआती जांच को भी गलत बताया है। दीप ने सीबीआई पर अपने घर और ऑफिस की गैर कानूनी तरीके से तलाशी लेने का भी आरोप लगाया। उनका कहना है कि 23 दिसंबर 2024 को सीबीआई अफसर बिना वारंट और महिला कांस्टेबल के उनके घर घुस गए। उस समय उनके घर में उनकी पत्नी, बच्चे और बुजुर्ग माता पिता मौजूद थे। दीप के मुताबिक सीबीआई ने वो सबूत जब्त कर लिए जो उन्होंने सीबीआई अफसरों और शिकायतकर्ताओं के खिलाफ इकट्ठा किए थे। हालांकि सरकारी रिकॉर्ड में तलाशी 24 दिसंबर को दिखाई गई। दीप का दावा है कि तलाशी एक दिन पहले ही कर ली गई थी ताकि अहम सबूत मिटाए जा सकें। दीप ने अपनी अर्जी में कहा है कि उनके घर से या गिरफ्तारी के दौरान कुछ भी बरामद नहीं हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि जिस रिश्वत की बात हो रही है वो किसी और जगह से बरामद हुई है। उनके और आरोपों के बीच कोई सबूत नहीं है, जैसे कि फोन रिकॉर्डिंग। बता दें, सीबीआई ने ईडी अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया है और ये सभी आरोप और ये बातें ईडी अधिकारी ने अपनी जमानत के लिए कोर्ट में कही हैं। मामला कुछ भी हो, लेकिन इस केस से दोनों एजेंसियों का कैरेक्टर साफ दिख रहा है। मालूम हो कि पहले भी इन एजेंसियों के अधिकारी रिश्वत के साथ पकड़े जा चुके हैं। रूस ने एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अपनी सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारत, ब्राजील और अफ्रीकी देशों को यूएनएससी की सदस्यता देने के प्रयासों को कमजोर करने के लिए पश्चिम की कड़ी आलोचना की। विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस ने बार बार कहा है कि भारत और ब्राजील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीटों के हकदार हैं
क्योंकि वो सभी प्रासंगिक मानदंडों को पूरा करते हैं। दक्षिण कोरिया में महाभियोग का सामना कर रहे राष्ट्रपति यून सुक योल को पुलिस ने बुधवार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रपति ने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि उनके खिलाफ जांच अवैध है। बता दें, यून सुक योल ने पिछले साल 3 दिसंबर को मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन विरोध होने पर उन्होंने इसको कुछ घंटों बाद वापस ले लिया। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि मैंने CIO के समक्ष पेश होने का फैसला किया, भले ही यह एक अवैध जांच है। मैंने ये फैसला इसलिए किया ताकि कोई खून खराबा ना हो। उन्होंने कहा कि हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस जांच को सही मानता हूँ। 3 मिनट के एक छोटे वीडियो संदेश में यून ने कहा, ना तो जांच एजेंसी और ना ही उन्हें गिरफ्तारी वारंट जारी करने वाली अदालतों के पास ऐसा करने का अधिकार है। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति की गिरफ्तारी के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के सदन में नेता पार्क चं डे ने कहा, दक्षिण कोरिया में न्याय जिंदा है। पार्टी की एक बैठक के दौरान उन्होंने कहा, यह गिरफ्तारी संवैधानिक व्यवस्था, लोकतंत्र और कानून के शासन को बहाल करने की दिशा में पहला कदम है। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने रूस में कई ठिकानों पर हमला किया और ये युद्ध के बाद से अब तक का सबसे बड़ा हमला है। यूक्रेन की सेना के अनुसार कई क्षेत्रों में गोला बारूद डिपो और केमिकल प्लांट्स को निशाना बनाया गया। इनमें से कुछ बॉर्डर से सैकड़ों किलोमीटर दूर थे। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी ने BBC को बताया है, ये हमला रूसी क्षमताओं के लिए दर्दनाक झटका है, लेकिन रूस ने कहा कि उसने यूक्रेन की ओर से दागी गई मिसाइलों और स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल को मार गिराया है। रूस ने यह भी कहा है कि वो इस हमले का जवाब देगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।